ए गुड मैन ऑलवेज ट्रीट वुमेन विथ ऑनर। एक अच्छा इंसान औरतों को हमेशा सम्मान करता है, इज्जत करता है। तो एक साधारण सा कोट है और बहुत ही बड़ा मैसेज है कि आप अच्छे इंसान तब तक नहीं हो सकते जब तक औरतों को आप ऑनर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आई होप ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। तो जीएस पेपर 2 में ये आर्टिकल काम आएगा, मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19। तो अभी केसेस तो हमारे बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लॉकडाउन में ढील दिया गया है। कई सारे शहरों में जो आवागमन जो है धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, काम वगैरह धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि देखिए ट्रांसपोर्ट खोलने के बावजूद भी लोगों के मन में वही वायरस के फैलने का डर है और कई सारे लोग अपने एहतियात के तौर पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़ने से उनको हो सकता है कि किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में वो आ सकते हैं और उनको ये वायरस लग सकता है। तो इस डर ने लोगों को क्या कर दिया कि ओपन होने के बावजूद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों की भीड़ बहुत ही कम है और लोगों का आवागमन ना के बराबर है। जबकि मार्केट में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोग मार्केट तो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा लोग जिस तरीके से पहले का जो क्राउड हुआ करता था वो क्राउड जो देखने को नहीं मिल रहा था। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा आने वाले समय में भी बहुत ही चिंता का विषय है और लॉस होने वाला है, बहुत ही बड़ा हो सकता है अगर ऐसी स्थिति बनी रही। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन भी इशू किया कि कई सारे जो है इशूज़ किए कि आप सेफ्टी का जो है जो गाइडलाइन था वो, लेकिन वो गाइडलाइन जो इशू किया गया वो गाइडलाइन बिल्कुल सफिशिएंट नहीं था। वो और ज़्यादा जो एक्सपेंड करना चाहिए। उसमें देखिए कि कह लें कि आप जो हैंगिंग होता है जब आप ट्रेन पर चढ़ते हैं या बस पर चढ़ते हैं तो किसी न किसी चीज़ को आप पकड़ के खड़ा होते हैं और सपोज अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हुआ और उस जगह को आप पकड़ ले तो आपको भी ये वायरस अफेक्ट कर सकता है या फिर किसी भी तरीके से संपर्क में आ सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो पर भी आप किसी भी चीज़ को अगर टच करते हैं, पकड़ते हैं तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती है। तो कहा जाता है कि देखिए कि आप सबसे पहले कि ये सेफ्टी को एक हैबिट के रूप में अपना लें, सेफ्टी को पूरी तरीके से अपने अंदर ये एक सख्ती के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, और सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करें। और ये चीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कराए ताकि सेफ्टी मेज़र को हैबिट में बना करके ट्रांसपोर्ट में जो लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गिरावट जो आ रही है वो आने वाले समय में गिरावट ना हो। और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चढ़ते वक्त आप टिश्यूज़ पेपर का इस्तेमाल करें, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए टिश्यूज़ पेपर का इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद जो है आप अपने स्थान पर उतरने के बाद जो है आप सैनिटाइज़ कर ले, हाथ धो ले। फिर उसके बाद जब भी आप किसी चीज़ को छुए तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कई सारे मतलब चीज़ों को अच्छे हैबिट्स को अपनाते हुए इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। MIT एक रिसर्च यहाँ पर बताया गया था, MIT न्यूयॉर्क का एक रिसर्च था कि जितने भी जो केसेस जो बढ़े हैं न्यूयॉर्क में, जितने भी केसेस बढ़े तो केसेस बढ़ने का जो मेन इशूज़ था वो सबवे ही था, यानी कि ट्रेन, मेट्रो, यही सब में ज़्यादा सफ़र करने की वजह से लोगों के केसेस जो है ज़्यादा बढ़े। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो लोगों के जो मन में जो डर है ये चीज़ें बिल्कुल स्वाभाविक हो सकता है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो और लोग जो है इस बात से बिल्कुल जो है एहतियात है कि उनको ये चीज़ें अफेक्ट ना पहुंचाए, ठीक है। तो इसके लिए वही है कि गाइडलाइन इशू कर अच्छे हैबिट्स को अपनाएं ताकि आने वाले समय में जो दिक्कतें अभी जो चल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये दिक्कतें आने वाले समय में ना हो। तो अब हमारा दूसरा आर्टिकल है नो लॉन्गर स्पेशल। GS2 में ये काम आएगा, इंडिया और नेपाल रिलेशनशिप से जुड़ा है। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि नेपाल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया और ये संशोधन क्या था, उस नेपाल ने अपना एक नया मैप इशू किया है।
तो नया मैप में क्या किया गया है कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरा, ये तीनों टेरिटरी, जबकि इंडिया की टेरिटरी है और पहले की 2010 से अगर पिछले पीछे के बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 98% हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बिल्कुल सेटलमेंट था, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 2014 के बाद काला पानी और सुस्ता को लेकर तो कंसर्न था, 2% टेरिटरी को लेकर कंसर्न था, एक था हमारा सुस्ता और दूसरा काला पानी। लेकिन अभी जो नेपाल ने जो मैप इशू किया है, ये एक बहुत बड़ा इलाका है इंडिया का, उन्होंने अपने नेपाली टेरिटरी में सोच किया और अपने पार्लियामेंट से भारी मतों से जो है उसको पास कर लिया गया। किसी भी मेंबर ने, पार्लियामेंट के मेंबर ने, नेपाल के पार्लियामेंट मेंबर ने ऐतराज़ नहीं किया। और ये जबकि इंडियन टेरिटरी में आता है लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धुरा, तो इस टेरिटरी को पास कर लिया गया। अब सवाल ये है कि अब हमारी कहाँ पर गलती थी, हमने किस किस जगह पर गलती की जिसके वजह से नेपाल के साथ हमारे रिश्ते इतने तल्ख हो गए। हालांकि नेपाल बहुत छोटा देश है और नेपाल के साथ भारत कई तरह का सपोर्ट नेपाल को हमेशा से देता आया है। रिश्ते बहुत मजबूत थे। नेपाल भारत के साथ हिस्ट्री शेयर करता है, ज्योग्राफी शेयर करता है, रिलेशनशिप शेयर करता है। नेपाली गुरखा रेजिमेंट्री हमारे इंडियन फोर्स में सर्व करती है। तो नेपाल के साथ हमारे टाइज बहुत अच्छे हैं और हमेशा से ये इंडिया ने नेपाल के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमेशा क्वाइट होकर के और फ्रेंडली रिश्तों को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। 2015 में जब नेपाली गवर्नमेंट का जब न्यू पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था वहाँ का 2015 में, तो वहाँ पर मधेसी को लेकर भारत ने एक कंसर्न जताया था कि मधेसी लोगों को उसको संविधान में ख़ास स्पेशल, मतलब उनके लिए ये कंसर्न था भारत की तरफ से। मधेसी को लेकर भारत का कंसर्न था कि मधेसी लोगों को जो उनका जो पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा किया जाए, उनको ये चीज़ जो है उनको दिया जाए। तो नेपाल की तरफ से ये सरकार के लिए, नेपाली सरकार के लिए उनका ये कहना था कि यह हमारे सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है और भारत हमारे अंदरूनी मामले में दखल कर रहा है। तो 2015 में क्या हुआ कि एक ब्लॉकेज लग गया था, तो जो चीज़ें, जो आवागमन जो थी वो पूरी तरीके से रुक गया था। वहाँ के नेपाल के लोगों को काफ़ी आवागमन और एसेंशियल फूड आइटम रुक जाने की वजह से जो हमारा नेपाल के साथ जो आना जाना जो होता था, 2015 में जो ब्लॉकेज लग गया, तो वहाँ पर नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत तेज़ी से उग्र रूप से बढ़ा था। और उस सेंटिमेंट को कह लें कि इतना ज़्यादा बढ़ा था कि उस सेंटिमेंट की वजह से केपीएस ओली ने ये भी भारत के ऊपर ये आर्गुमेंट लगाया कि नेपाल के राजनीतिक मामलों में जो है भारत जो है दखल देना चाहता है और हमारे पार्टी को हराना चाहता है। तो केपीएस ओली ने ये बातें 2015 के ब्लॉकेज लगने के बाद ये बातें हुई थी, तो उस वक्त ही थोड़ा रिश्तों में तलखाया था। ये शुरुआत वहाँ से हुई है, ठीक है। और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो स्थिति बनी है नेपाल के साथ, ख़राब जो स्थिति हुई है, नो डाउट इसमें चाइना का बिल्कुल हाथ है। और चाइना नेपाली सरकार जो है चाइना को कॉन्फिडेंट में लेकर ही इंडिया के साथ रिश्ते ख़राब किए जा रही है, इसमें नो डाउट। लेकिन भारत को बहुत ही सावधानी के साथ नेपाल को रिश्ते हैंडल करनी चाहिए, ठीक है। 2000 से लेकर के 2014 में काला पानी और सुस्ता को लेकर नेपाल की तरफ से ये बातें थी कि आप इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं नेपाली सरकार। लेकिन उस वक्त में जो हमारी जो बातचीत थी वो ना हो पाई। 2014 में नया गवर्नमेंट चुनने के बाद जो है ये बात होने वाली थी, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि भारत के प्रधानमंत्री नेपाली सरकार को टाइम नहीं दे पाए। उनका जो मीटिंग था वो पोस्टपोन्ड हो गया और इस चीज़ को जो है नेपाल बिल्कुल जो है अच्छा नहीं समझा और नेपाल को लगा कि भारत हमारी बराबरी का हक हमको नहीं देता। भारत
हमें नज़रअंदाज करता है। तो देखिए गलती हमारी ये भी थी 2000 से 2014 के बीच में जो भी टेरिटरी को लेकर जो डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को एग्रेसिवली न कहें कि बहुत ही मतलब एग्रेसिवली कहें कि उसको बहुत कंसर्न्स के साथ उसको सुलझा लेना चाहिए था। देखिए एक चीज़ को हम कम अहमियत देते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कोई और व्यक्ति उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा हो और उसके वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 2014 में जो काला पानी सुस्ता को जो हैंडल करने की बात जो नेपाली सरकार जो करना चाह रही थी भारत सरकार से, भारत सरकार ने टाइम ना दे करके वहाँ के लोगों को, वहाँ के सरकार को ये एहसास दिलाया है कि भारत नज़रअंदाज करता है। देखिए भारत का ऐसा नज़रअंदाज करने का कोई नहीं होगा, इरादा ऐसा नहीं होगा। सोचे होंगे कि बाद में बात कर लेंगे, इस टॉपिक को बाद में देख लेंगे, लेकिन उस वक्त नेपाल के सरकार और वहाँ के लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट उनका हर्ट हुआ। ठीक है। और 2019 में जब हमारी तरफ से न्यू मैप जारी किया गया था, जो लद्दाख और यूनियन टेरिटरी जो बना दिया गया जम्मू और कश्मीर को, तो उसको लेकर 2019 में जो न्यू मैप हमारा पॉलिटिकल मैप पब्लिश होने के बाद फिर नेपाली गवर्नमेंट की तरफ से ये बात थी कि वो बात करना चाह रहे थे, इस कंसर्न को हैंडल करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से नज़रअंदाज किया गया और नेपाल की तरफ से वो चीज़ों को हमने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए केवल अगर हम कह लें कि चाइना ही जो है, चाइना के ही इशारे में नेपाल ऐसी गतिविधियां भारत के साथ रिश्ते ख़राब करना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। चाइना हो सकता है एक वजह है, चाइना के सपोर्ट के वजह से नेपाल ऐसी जो है भारत के साथ टेंशन इंक्रीज़ करना चाहता है, लेकिन नो डाउट कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो हुई है, जिसके वजह से नेपाल जो है चाइना के पाले में जाना चाहता है। वो चाइना के पाले में बिल्कुल 80% वो कह लें कि टिल्ड हो चुका है। तो अब भारत के लिए क्या है कि जो गलती जो भारत ने की है, अब भारत को ज़्यादा इश्यूज़ को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए नेपाल के साथ, और रिश्तों को क्वाइटली और बहुत ही फ्रेंडली और अच्छे तरीके से इसको हल कर ले तो बेहतर है। नेपाल के साथ हमारा जो है सिक्योरिटी कंसर्न है, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल जोग्राफिकली, हिस्ट्रिकली और कई तरह से हमारे रिश्ते बहुत ही गहरी तरफ से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो जितने भी हालिया जो डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व कर लेना बिल्कुल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। और तीसरा आर्टिकल देखिए डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, GS पेपर 1 में ये काम आएगा, सोशल एम्पावरमेंट कवर करता है। तो देखिए क्या है, डिमांड की जा रही है कि द नीड फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, कि अब वक्त है कि हमारे देश में भी भेदभाव रहित एक लॉ होना चाहिए कि भेदभाव के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जो भी व्यक्ति भेदभाव करता है। तो इशू क्या है, डैरेन सेमी ने एक ट्विटर पर अपने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर किए। उनमें उनका कहना है कि सनराइज़र हैदराबाद के टीम मेंबर होने के दौरान कई सारे प्लेयर उनको कालू कालू कह करके पुकारते थे, लेकिन उस वक्त उनको कालू का मीनिंग पता नहीं था। उनको लगता था कि कालू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी। तो इस बात से वो खुश हो जाया करते थे, उनको लगता था कि कालू कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी उनका कहना है कि जब से मुझको कालू का मतलब पता चला तो उन लोगों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा है जो मुझे कालू कहा करते थे, और मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझसे माफ़ी मांगे जो मुझे कालू कहा करते थे। मैं उनकी अटेंशन जानना चाहता हूं, आखिर वो किस इरादे के साथ मुझे कालू कहते थे, कि मैं काला हूं या फिर मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन की सोच थी उनकी, तो इस वजह से मुझे कहते थे। वो ये बात कह करके माफ़ी मांगने की बात कह रहे या फिर वो गुस्सा जाहिर कर रहे। तो देखिए बात ये नहीं है कि हमारे देश में एक कह लें कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, नो डाउट। कई तरह से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आए दिन समाज में जो है हत्याएं हो जाती है, वो ऑनर किलिंग होता है। ऑनर किलिंग तो नाम का होता है, हकीकत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव। कोई अपर क्लास के लड़की के साथ कोई लोअर क्लास के कोई लड़का अगर विवाह कर लेता है तो किस तरीके से उनका पीछा किया जाता है, उनके जान के पीछे लोग पड़ जाते हैं, और हत्या की कई बार केसेस आता है कि उनको मर्डर तक हो जाती है। तो ये क्या है, साफ तौर पर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो आर्टिकल नंबर 15 हमारे संविधान का आर्टिकल 15 में हर तरह के भेदभाव को पूरी तरीके से एबॉलिश करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट को, जात को,
धर्म के आधार पर किसी भी तरह से आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये बातें तो ठीक है, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन देखिए क्या है कि अब 2005 का एक जजमेंट है। जजमेंट देखिए क्या है कि ज़ोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये केस में पहले आपको बता दूं, ये केस ये था कि एक व्यक्ति जो कि पारसी कम्युनिटी में एक घर खरीदना चाहता था, तो वहाँ पर वो घर लेना चाहता था। तो पारसी कम्युनिटी का ये कंसर्न था कि वहाँ पर केवल पारसियों के ही मेंबर, पारसी ही वहाँ पर मकान बना सकते हैं, वहाँ खरीद सकते हैं। तो ये उस सोसाइटी का ये कहना था, चूँकि वहाँ पर सारे पारसी लोग थे। तो ये केसेस आगे गया और ये केसेस आने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट यही आया कि पारसीज आर्टिकल नंबर 19 के तहत पारसीज ने ये बात कहा कि राइट टू एसोसिएटेड, हमारे पास अधिकार है कि हम अपनी सोसाइटी को चाहें जिस तरीके से, राइट टू हमारा अधिकार है कि हम अपने सोसाइटी को किसी भी तरह का किसी भी तरह से हम किसी के साथ भी एसोसिएटेड कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 19 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि पारसियों को अपने पारसी सोसाइटी बनाने का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से देखिए कि आप उसके सोसाइटी में कोई और व्यक्ति अगर गया तो उसके साथ उसको मकान वहाँ पर नहीं लेने दिया गया, तो एक तरह का तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आर्टिकल नंबर 15 जिस चीज़ को एबॉलिश करता है, आर्टिकल नंबर 19 उस रास्ते से जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो हमारे संविधान में ही देखिए इस तरीके की गलतियाँ हैं, इस तरीके की चूक है कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 19 को किस तरीके से जो है दोनों में टकराहट पैदा हो जाती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बड़ा मायूसी भरा था। आर्टिकल नंबर 15 के तहत ये चीज़ भी तो आती है कि डिस्क्रिमिनेशन हर हाल में आप हर हाल में आप डिस्क्रिमिनेशन को स्वीकार नहीं कर सकते। आप आर्टिकल नंबर 19 के तहत एसोसिएट होने का हक है आपको कि आप जैसा चाहे अपने को एसोसिएट कर ले, जिसके साथ रहना चाहे रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप यहाँ पर आर्टिकल 15 पूरी तरीके से जो है जो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड करता है, डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से एबॉलिश करता है, तो आप एसोसिएट करने के बहाने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जजमेंट ऐसा होना चाहिए था। देखिए 1971 में एक केस आया था यूनाइटेड स्टेट का, ये यूएसए का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। तो देखिए बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो डिफ़ाइन किया गया 90 बिल ऑफ राइट 1964 के अंदर जो ये लॉ था डिस्क्रिमिनेशन इलीगल प्राइवेट पब्लिक प्लेस, कि प्राइवेट पब्लिक प्लेस के पास या फिर किसी भी तरह का काम के प्लेस पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो 1971 में सुप्रीम कोर्ट में एक केसेस गया था वहाँ पर। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सप्लेनेशन था बहुत ही शानदार था। उनका कहना था, देखिए सपोज डेट एक कहानी से इस जजमेंट को आप समझिए। जैसे कि एक सीआर ने सारस को इनवाइट किया, ठीक है, सारस को इनवाइट किया, लेकिन सारस को इनवाइट करने के बाद उनको जो खाना परोसा गया, तो खाना जो है उनको थाली में परोस दिया गया। तो जाहिर सी बात है सारस जो है थाली में परोस देने के बाद वो भोजन नहीं कर पाया और इसी तरीके से सारस को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ। तो फिर क्या हुआ, सारस ने भी जो है सीआर को इनवाइट किया कि आइए आपका आमंत्रण है। तो जब वो सारस के घर गए, ठीक है, तो सारस ने भी क्या किया, उनको सुराहीदार घड़े में जो है भोजन परोस दिया। तो अब सीआर भी उस चीज़ को वो खा नहीं सकता था, वो भी अपने आप में बहुत ही लज्जित महसूस किया। तो कहले कि जजमेंट था कि 1971 का यूनाइटेड नेशन स्टेट का ये यूएसए का ये जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था 1971 का, कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि आप किसी प्राइवेट प्लेस पर किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं होने देंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये भी होता है कि आप व्यक्ति के लिए वो ग्राउंड तैयार नहीं करेंगे। जैसा कि सारस ने क्या किया, सीआर ने क्या किया, सारस को पहले ऐसे प्लेट में भोजन दिया कि वो भोजन कर ही नहीं पा रहा था। देखिए आप ऐसा ग्राउंड तैयार किए, मतलब इसका आप करना नहीं चाहते, आप कहते हैं मैं डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहता, लेकिन आप ऐसा ग्राउंड तैयार करते हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा भेदभाव है। ठीक है, तो ये चीज़ बातें की गई थी कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए। देखिए साउथ अफ्रीका में एक अच्छा लॉ है, पार्टिकुलर लॉ है कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई है। शशि थरूर ने प्राइवेट बिल मेंबर रखा था 2017 में। प्राइवेट बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल वो होता है कि जो मेंबर जो सरकार में नहीं होते, ठीक है, वो जो मेंबर रखते हैं विपक्ष की तरफ से जो बिल रखा जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। 2017 में ये बिल रखा गया था कि एक पार्टिकुलर लॉ डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर होना चाहिए। तो ये था पूरा आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल पूरा आपको समझ में आया होगा।
और आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू डेली एवरी डे आपके लिए एडिटोरियल शॉर्ट डिस्कशन लाया जाता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको प्रमोट करें, ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।